सेकंड फेज हम बात करेंगे मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दो बंदों ने दी थी, एक था जीन पियाजे और एक था कोहलबर्ग। पहले मैं जीन पियाजे के मुताबिक बात करता हूँ, इंपॉर्टेंट कोहलबर्ग है, सवाल हमेशा कोहलबर्ग से आता है। लेकिन जीन पियाजे भी पढ़ाना जरूरी है कि ये आपके सिलेबस के अंदर शामिल होती है, जो आप उसका देते हैं। अगर आपने कोई एनुअल एग्जाम स्पेशल सिस्टम का एमफिल का एग्जाम देना हो, इसके अंदर शामिल है। इस वजह से करके इसको पढ़ा रहा हूँ। वैसे इसकी अहमियत कम है, ठीक है, इसके आगे वाले की ज्यादा। इसके अंदर ना जीन पियाजे ने दी थी, इसके अंदर दो बातें आप याद रखें। कहता है मोरालिटी दो तरह की होती है, यानी जो अखलाकियात है ना, हमारी मॉरल वैल्यूज है, दो तरह की होती है। एक वो जो बहस से थोपी जाती है, एक वो जो हमारी अपनी होती है। यानी जब तक मेरा अपना जहन डेवलप नहीं हुआ, मतलब समझ लगा लें कि मैं अभी हूँ 10 साल से कम एज का हूँ, मेरा अपना दिमाग जो है वो इतना डेवलप नहीं हुआ, ऐसी सूरत के अंदर मेरी मॉरल वैल्यूज अपनी होंगी नहीं होंगी। या तो कोई मुझे डायरेक्ट कहता होगा, हाँ भाई ईशान ये काम कर दे, वो काम कर दे, ऐसा कर दे। मेरी अपनी मॉरल वैल्यूज नहीं है, मुझे बताया गया है कि आपने मेहमान को ऐसे डील करना है, खाना ऐसे खाना है, घर में ऐसे रहना। अब बताया जा रहा है, वो जो मुझे बताया जा रहा है स्कूल से, घर से, दोस्तों से, मैं उसको फॉलो कर जा रहा हूँ। यानी मेरी जो है ना, हटारो मैंने बहर से मेरी लर्निंग हो रही है, अखलाकियात सीख रहा हूँ, मेरी मॉरल वैल्यूज, मेरी अपनी मॉरल वैल्यूज नहीं है। यानी मेरे अपना खुद से नहीं कि यार मुझे ये करना चाहिए, ये अपना खुद से कोई नहीं है, बहर से है। और दूसरी जो है ना, जो दूसरा बंदा है, उसकी जो मॉरल वैल्यूज है वो उसकी अपनी है। यानी अब मैं समझदार हो गया हूँ, 14 साल का हो गया हूँ, मुझे समझ आ गई है मेरे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कब क्या बोलना है मुझे। तो ये वाली चीजें हैं, कब कैसे सोचना है, कैसे एक्सप्रेस करना है। तो ये चीजें जो है हमारी वो ऑटोनोमस, यानी वो दूसरी चीजें आ जाती हैं। इन दो चीजों के ऊपर हम जो है वो आज क्लास के अंदर बात करेंगे। तो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी और करेक्टर डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं, जीन प्याजे ने दी थी 1932 के अंदर थी, इसी से मुतासर हुआ था कोहलबर्ग, जिसने 1958 के अंदर अपनी थ्योरी दी थी। प्याजे जो ना मेनली इंटरेस्टेड नॉट इन व्हाट चिल्ड्रन डू, इसमें इंटरेस्ट नहीं था कि बच्चे क्या करते हैं, वेदर दे ब्रेक द, वो रूल्स को ब्रेक करते हैं या नहीं, बल्कि वो ये देखते हैं बच्चे सोचते कैसे हैं। वो ही वाज इंटरेस्ट इन, वो बच्चों के अंदर इंटरेस्ट रखता था। कोलबर्ग इससे इंप्रेस हुआ था, उसने अपनी अलग से थ्योरी दे दी थी। प्याजे ने किताब लिखी थी मोरल जजमेंट 1932 के अंदर, उसके अंदर उसने अपनी इस थ्योरी की वजाहत की। बेसिकली इसकी चार स्टेजेस थी। जैसे एक स्टेज हमारी होती है परी, एक होती है हमारी वो जो कन्वेंशन, एक फिर एक्स्ट्रा, फिर एक पोस्ट स्टेज, आखिरी वाली। लेकिन हम दो स्टेजेस की बात यहाँ पे करेंगे। मोरल डेवलपमेंट, वैसे मोरल डेवलपमेंट होता क्या है? जो मोरल डेवलपमेंट होता है ना, वो होता है किसी भी शख्स की ये सलाहियत, वो किस चीज को अच्छा समझता है और किस चीज को बुरा समझता है, ये उसकी मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, रेफर टू द इवैल्यूएशन ऑफ मोरल सेंस टू डिस्क्रिमिनेट द राइट एंड रॉन्ग एंड डेवलप, उससे अपना करेक्टर डेवलप हो गया, यार क्या गलत है क्या ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन ये वेरी भी करता है। मेरे लिए एक चीज ठीक है, हो सकता है आपके लिए गलत हो। हमारी जिंदगी के आधे रोले इसलिए होते हैं कि एक चीज को मैं उसको सही समझ रहा हूँ, जबकि दूसरा बंदा उसी चीज को ठीक नहीं समझ रहा, उसके लिए वो बुरी चीज है। तो ये चीजें तो ये वाली यानी मॉरल वैल्यू पर्सन टू पर्सन ये वेरी करती हैं। इसके अंदर ना कुछ टर्म्स यूज होती हैं, 5 तरह की टर्म्स आपने यूज करनी है। एक तो मोरल डायलेमा। मैं ना, मोरल डायलेमा ये है कि आप एक ऐसी कंफ्यूजन स्टेट के अंदर है कि मैं क्या करूं। जैसे ना आपको, आप मार्केट में जाते हैं तो वो आपको बताता है कि बाजी ये गिलास का सेट है 1100 रुपए का, ए है 700 रुपए का। शक्ल दिल दोनों सेम लगते हैं, दोनों जबरदस्त हैं, प्यारे हैं। एक एक ब्रांड का है, दूसरा सादा है, तो बहुत अच्छा गिलास है। अब मैं वहां पे सोच विचार में पड़ जाता हूँ कि यार मैं कौन सा लूं, ये 700 वाला ले लूं, गिलास तो ये भी अच्छा है, लेकिन वो ब्रांड है, उसका स्टिकर लगा हुआ है, तो वो 1100 वाला ले लूं। अब ये जो एक कंफ्यूजन स्टेट के अंदर होना, एक ऐसी सिचुएशन के अंदर होना जो उसमें फैसला करने के अंदर दिक्कत हो रही है, इसे मोरल डायलेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोरल डायलेमा। दूसरी मोरल रीजनिंग। मोरल रीजनिंग क्या है? मैंने एक ना काम कर लिया, यानी मैंने अब गिलास ले लिया, घर लेके आया उसका सेट का। बेगम साहबा ने कहा कि ये आप तो लुटी के आ गए हैं, आपने तो ये बड़ा महंगा लिया है, ये तो मैं पूछा था 600 रुपए का था, आप 1100 में लेके आ गए हैं।
अब मैं उसे जस्टिफाई करता हूँ कि जो आपने लिए थे वो लोकल थे, ये जो मैं लेके आया हूँ ये प्रॉपर ब्रांड के हैं, चाहे ये उस जैसे हैं, ये ब्रांड है और इस वजह से महंगा है। ये जो है ना, जो अमीर लोग होते हैं ना, उनके घर में ऐसे ही गिलास होते हैं। अब ये जो मैं जस्टिफिकेशन कर रहा हूँ, जो मैं जजमेंट दे रहा हूँ, जो मैं एक लॉजिक पेश कर रहा हूँ, जो मैं रीजन दे रहा हूँ अपने किए गए फैसले के ऊपर, माजी में लिए गए स्टैंड के ऊपर जो बात कर रहा हूँ, ये मोरल रीजनिंग होती है। ठीक है, बात की समझ आ रही है ना? जहाँ ना समझ आए रोक लेना। तीसरा, मोरल रियलिज्म। ये ऐसे लोग होते हैं, और मैं मोरल रियलिज्म में ज्यादा जो है ना वो फंस जाता हूँ। इसमें कहा जाता है कि रूल्स आर अब्सोल्यूट। रूल्स जो है ना ये अब्सोल्यूट हैं, मुकम्मल, इनके अंदर तब्दीली नहीं हो सकती भाई। आपको रूल्स हमारे बड़ों ने, वटकों ने बनाए हुए हैं, इनके अंदर किसी तरह की तब्दीली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो रूल्स अब्सोल्यूट हैं, ये बड़ों ने बनाए हैं, रूल अथेंटिक है, रूल्स के ऊपर फॉलो करना पड़ेगा। जो रूल्स के ऊपर फॉलो नहीं करेगा उसको सजा जजा का उसके साथ मामला होगा। फिर है फोर्थ, मोरल कॉपरेशन। यार मैं ना कॉपरेट कर जाता हूँ। मैं देखता हूँ यार स्टूडेंट की इंटेंशन कैसी थी, बेचारे ने जानबूझ के तो गलती नहीं ना की। अगर उससे जान गलती हो गई है यार, हम हमारे कॉलेज की ना मुख्तलिफ जिम्मेदारियां मेरे जिम्मे हैं, जिसके अंदर ना आज ही एक नोटिफिकेशन टाइप कर रहा था, जो था कि वो स्टाफ रूम के बच्चा वॉशरूम इस्तेमाल करते हैं और फैकल्टी का जो है और पानी, और उन्होंने कहा कि इसको नोटिस बोर्ड पे सर लगवा दें। स्टाफ सेक्रेटरी मैं हूँ, तो मैंने वो जो है वो बनाया, और बना के मैंने वो प्रूफ रीडिंग के लिए दोस्त को शेयर किया। मैंने कहा सर इसकी इंग्लिश भी थोड़ी चेक कर ले, बता दें ये ठीक है, इसमें तब्दीली करनी है स्टेटमेंट के अंदर। मैंने वहां पे फाइन लिखा हुआ था, 100 रुपीज फाइन, जो फैकल्टी के रूम को, कि उसके फैकल्टी के वाशरूम को या फैकल्टी के जो डिस्पेंसर है, वाटर डिस्पेंसर है, उसको जो यूज करेगा उसको 100 फाइन होगा। तो मुझे सब ने कहा कि भाई 1000 फाइन करो। अब मैं बड़ा रियलिस्टिक हूँ कि फाइन कम होना चाहिए, फाइन देना बड़ा मुश्किल होता है, लोग बेचारे बड़ी मुश्किल से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। तो और फिर ये रियलिस्टिक है कि 100 फाइन होगा तो एक स्टूडेंट पे भी कर लेगा, 1000 फाइन करेंगे तो बच्चा कैसे पे करेगा? ठीक है। इसी तरह हमारे यहाँ बच्चों की फीसेस के हवाले से मुझे डायरेक्शन मिलती है कि आप इनके ऊपर फाइन लगाएं आप, लेकिन मैं बड़ा ही हेजिटेशन करता करता एट द एंड आखिरी टाइम तक रिलैक्सेशन देता हूँ। लेकिन जहाँ मजबूरी फिर होती है कि बच्चे भी बाज नहीं आते, तो फिर कुछ ना कुछ जो है वो उनको करना पड़ता है। अब इसी तरह हमारे हॉस्टल के ना प्रॉब्लम, हॉस्टल का सुपरिटेंडेंट मैं हूँ, वहां पे मसले आते हैं। अब वो मसले आते हैं जी, दोनों दो पार्टी के दो फरीक की आपस में लड़ाई हो गई है, वो आए मेरे पास, मैं बड़ा हशाश बशाश होकर दोनों पार्टियों को सुन रहा हूँ, और दोनों पार्टियों को सुनने के बाद मैं फंस जाता हूँ कि मेरे अंदर फैसला करने की सलाहियत ही नहीं होती, और बैक एंड पे डर होता है कि किसी एक गिरोह के साथ ज्यादती हो गई, किसी एक गिरोह को मैंने हॉस्टल से निकाल दिया या मैं उसको मैंने फाइन कर दिया, तो दूसरे गिरोह तो मैं सारी जिंदगी मेरे मतलब वो गिरोह तो मेरे बारे में सारी जिंदगी बुरी राय रखेगा। यानी किसी एक की हक तलफी होने का डर जो मेरे अंदर, मैं उस वजह से फैसला नहीं, मैं एट द एंड हाथ जोड़ लेता हूँ और किसी और के हवाले कर देता हूँ, सर के प्रिंसिपल साहब कहता हूँ सर आप ही जो फैसला कर दें। मतलब इस तरह के जो बहुत से सीन होते हैं, ये प्रिंसिपल साहब को भी पता है, मुझे भी पता है कि मेरे अंदर फैसला साजी की सलाहियत कम है। मैं मतलब कि इस जहाँ पे लोगों के साथ मामला होता है तो मैं डर जाता हूँ कि ये मुझे ना क्या करना चाहिए, यहाँ पे क्या करना। अब ये वाली जो चीज़ है ये मोरल कॉपरेशन होती है। ठीक है, मोरल डायलेमा होती है कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड, मैं क्या करूं। मैंने अब आपको हुआ कि शादी पे आना है आपने, अब जोड़ा आपके पास है कोई ना शादी पे जाने के लिए, शादी पे भी जरूर जाना है, अब कंफ्यूजन में है मैं शादी पे जाऊं ना जाऊं, जाऊं तो सूट कहाँ से लूं, किसका पहन के जाऊं, कैसा लगेगा, ये तो मैंने फलां शादी पे भी पहना था, अब इस शादी पे पता नहीं ये लोग क्या कहेंगे, इस एक ही जोड़ा है वही पहन के आ जाती है। अब ये सारी चीजें जो आप सोचिए कंफ्यूजन के अंदर हैं, आपसे फैसला नहीं हो रहा, आप प्रॉब्लम के अंदर हैं, आपकी सिचुएशन आपके सामने है, आप तो ये वाली चीज जो है वो आपके आपके लिए जो है वो मॉरल कॉपरेशन के अंदर आएगी, मॉरल डायलेमा के अंदर आएगी। क्या मैडम ज़ाहरा इकबाल को ये आवाज नहीं आ रही है, बाकी सबको आ रही है? जी मुझे अंदाजा था कि आवाज क्लियर होनी है। मैम आप दोबारा ज्वाइन कर लें प्लीज, एक दफा कट करके, तो फिर आपको समझ आ जाएगी। या आपके पास जो है वो इंटरनेट जो है वो थोड़ा सुस्त होगा। मैं जोंक का इंटरनेट पैकेज लगवाता था, वो फैमिली पैकेज 5000 रुपए वाला, लेकिन जस्ट मैंने क्लास लेने के लिए मैंने 2600 रुपए वाला, वो तो 5 फैमिली मेंबर होते हैं, पर्सनल वन पर्सन का 2600 रुपए का मैंने ये जैज का लगवाया हुआ यहाँ पे, कि मेरे पास जैज का टावर साथ है और मेरे पास 4G स्पीड फुल टाइम आती है और मसला नहीं होता। तो मैं इसलिए इस जैज के जो है ना वो यूज कर रहा हूँ।
आप लोगों के, आप भी कोशिश करें कि आप ऐसा जो यूज करें जिसके जो है वो आपके पास सिग्नल सही होते हैं। चलें जी, ये टर्म्स हो गई। अच्छा, एक आखिरी टर्म है इमीडिएट जस्टिस। वो होता है कि जो बंदा रूल्स ब्रेक करेगा ना, उसको सजा मिलनी चाहिए और फौरी मिलनी चाहिए, कोई लिहाज नहीं है, फौरी तौर पे उसके साथ सजा वाला मामला किया जाए, तो ये होता है इमीडिएट जस्टिस होता है। ठीक है, इफ रूल्स इज ब्रोकन पनिशमेंट विल, अगर भाई गुनाह करोगे तो सजा मिलेगी और हर सूरत मिलेगी। तो इमीडिएट जस्टिस का कंसेप्ट जीन पियाजे ने दिया था, ये उसके अंदर है भी नहीं, कोहलबर्ग की थ्योरी के अंदर नहीं है। और ये बात करते हैं इमीडिएट जस्टिस, फौरी जस्टिस की बात करते हैं, जिसने गुनाह सर जद किया उन्हें फौरी उल्टा लटका दो। जीन प्याजे की दो स्टडी और हटानमी अडल्सन्स। अच्छा, एक परी मॉरल भी होता है। परी मॉरल में बच्चा कुछ भी नहीं जानता ना, उसकी कोई अच्छी कदरें होती हैं ना बुरी कदरें होती है, उसे पता ही नहीं है, उसका मेंटल कम्प्लेक्स उसे पता ही नहीं मॉरल चीजें क्या होती हैं। अच्छा जी, हेटेरोनिमस की बात करते हैं। हेटेरोनिमस में देखें, जो जब हमारे ऊपर मोरालिटी इंपोज की जाती है, मोरालिटी फ्रॉम इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड, बैस इम्पोज की जाती है, जिसके अंदर जैसे हमें जो है ना वो किसी का भाई आप ऐसे कर दो मैं वैसे, यानी मेरी अपनी वैल्यूज नहीं है, बैठ से मुझे अखलाकियात सिखाई जाती हैं। तो रूल्स आर रिजिड एंड फिक्स्ड एंड गिवन बाई, रूल्स जो है ना वो रिजिड होते हैं, फिक्स होते हैं, हमें किसी की तरह भाई मुझे तो प्रिंसिपल साहब ने कहा है, भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैंने अपना दिमाग नहीं लड़ाना, मैंने जो मेरे ऊपर मॉरलिज्म सौंपी गई है, जो मुझे डायरेक्शन दी गई उसके मुताबिक करता हूँ। तो ये वाला होता है हमारे पास रिजिड, ये वाला हेटेरोनोमस होता है, मोरालिटी होता है। ब्रेकिंग द रूल विद रिजल्ट ऑफ पनिशमेंट, अगर मैं रूल ब्रेक करूंगा तो मुझे पनिशमेंट होगी। मोरल रियलिज्म है कि अगर जो है ना वो उसी तरह के जो रूल्स हैं एब्सोल्यूट हैं, अगर गलती होगी तो भाई गुनाह तो मिलेगा। इमीडिएट जस्टिस की बात है, भाई अगर गलती करोगे सजा तो मिलेगी। रूल्स आर डिवाइन, रूल्स जो है खुदा ताला की तरफ से बने हुए हैं या हमारे बड़ों की तरफ से बने हुए हैं, ये एब्सोल्यूट है, इनके अंदर कोई तब्दीली नहीं हो सकती। और जिसके अंदर एक्सटर्नल मोरालिटी होती है, वो तमाम चीजें जो बाहर से हमारे ऊपर थोपी हुई वो होती हैं, मोरालिटी ऑफ कंस्ट्रेंट। और मोरालिटी जो है वो इसके अंदर एक रुकावट है, मोरालिटी नहीं, बाहर से चीजें ही हमारे लिए होती हैं, उन्हीं को लेकर हम चल रहे होते हैं। ऑटोनोमस मोरालिटी, ऑटोनोमस क्या होती है? ये मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन होता है कि यार लोगों ने, इस बंदे ने गलती कर दी है, एक स्टूडेंट ने गलती कर दी है, तो अब ये देख लूंगा कि यार वो स्टूडेंट है यार, जाने दो यार, कॉपरेशन, उसको देखने उसकी इंटेंशन क्या थी, क्या उसने जानबूझ के इतनी बड़ा ब्लंडर किया है, गलती की है, या उससे हो गई है। यार अगर उससे हो गई तो उसको रियायत मिलनी चाहिए, और अगर उसने जानबूझ के किया चलो फिर उसको सजा दे दें। यानी मॉरल कॉपरेशन में हम थोड़ा लिहाज करते हैं, हया लिहाज करते हैं बंदे का। मोरालिटी, और मोरालिटी मेरी अपने अंदर से होती है, मतलब जो रूल्स बनाए हैं मैं उन रूल्स को एब्सोल्यूट नहीं समझता। मैं कहता हूँ कि यार इस रूल्स के अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे मैं समझता हूँ कि रूल्स जो है ना, ये गरीबों को फंसाने के लिए बनाए जाते हैं, अमीरों के लिए कोई रोल नहीं होता। तो कहते हैं ना कि अगर आपकी जेब के अंदर पैसा है ना, तो सारा जहान बिकने को तैयार है। अगर आप अच्छे सौदागर हो तो सारा जहान बिकने के लिए तैयार बैठा है। तो अगर आपके पास जो है वो यहाँ पावर है, आपके पास पैसा है, तो आपके पास आप लिए कोई ये मोरल वैल्यूज मैंने नहीं रखती आपके लिए। तो कानून जो कानून होते हैं तो गरीब को फंसाने के तरीके होते हैं, गरीबों के लिए होते हैं, जिसको जैसे इमरान खान या ये जो इतने लोगों के मुतालिक साथ जो हुआ जो हो रहा है, बेसिकली रियासत ने एक फैसला कर लिया इनकी हर गलती को नहीं बख्शना, और इमीडिएट जस्टिस वाली बात होती कि अभी इस्लामाबाद के अंदर इमरान खान की एक सजा होती है, डिक्लेयर की बात होती है। लाहौर में जो बैठा है आरपीओ जो बैठा है, वो फौरी और उसकी कोठी पे पहुंचता है और फौरी जाके गिरफ्तार कर लेता है, रोटी भी नहीं खाने देता और 10 मिनट में गिरफ्तार कर लेता है। अब यही उसकी जो है वो उन्हीं के वर्कर्स की जो है वो ईद के ऊपर रिहाई होती है, तो वो 4 4 दिन उनकी रोक गार्ड जारी नहीं होती कि वो जज छुट्टी पे जा रहा है, फलां है फलां है फलां है। और 5 5 दिन उनकी एक रिहाई अदालत से जज से हुई हुई, उसके बावजूद उन्हें बैड नहीं निकाला जाता। उस वक्त कानून जो है वो सुस्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि कानून तो फंसाने के लिए है। कानून जो है वो मतलब जब आप देख लें कि एक सुप्रीम कोर्ट की जो बात होती है ना, वो भी जो है वो कानून होती है। यानी वो सुप्रीम कोर्ट का जज जो गुफ्तगू कर रहा है ना, वो कवानीन प्रॉपर वो कवानीन का हिस्सा बन जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं, और एक जो है वो 2 टक्के का सुप्रीडेंट जो है वो फौरी उसकी बात को नहीं सुनता, नहीं मानता उसको। तो अब ये क्यों? क्योंकि बेसिकली कानून जो है ना, ये उनके लिए बनाए गए हैं जो रियासत के मालिक हैं, उनके लिए कानून उनकी बांधी है, उनके लिए आइन भी उनकी बांधी है, वो उनका जो दिल करता है वो करते हैं आम पब्लिक को फंसाने के लिए। मैं आज कोई गलती करूँ ना, मेरे ऊपर पीका एक्ट लग जाएगा,
मुझे फौरी तौर पे बगैर बताए मेरे 10 लाख जुर्माना, 5 साल कैद कर दो, फलां कर दो, बगैर किसी के कुछ, बस जस्ट मैंने एक लफ्ज बोला है, मैंने किसी के ऊपर इल्जाम लगाया है, फौरी तौर पे मुझे। लेकिन अगर वही जो हमारी मिनिस्टर साहबा ने आज कहा है कि 30,000 जॉब्स हम परमानेंट अनाउंस कर रहे हैं, मेरे से लिख के रख ले, उन्होंने कोई नहीं अनाउंस कर दी, अभी लिख ले कि ये 30,000 जॉब्स कोई नहीं आने वाली। यहाँ तो इतने स्कूल प्राइवेट हो गए हैं कि टीचर सरप्लस हो गए हैं, टीचर्स को ट्रांसफर करने के लिए स्कूलों में जगह ही नहीं मिल रही, तो बेचारे कहाँ पे जाएं। तो ऐसे में 30,000 वहां किसके लिए भर्ती करने हैं, वो उन्होंने पैफ वाले स्कूलों में पढ़ाना है। ठीक है, अब वो जो इनके होते हैं, यानी ये जो हुकूमत में लोग बैठे होते हैं, जो डेली बेसिस पे इतने बड़े ब्लेंडर्स करते हैं, इतने बड़े ब्लेंडर्स झूठ बोलते हैं, मतलब बड़े बड़े इदारे जो हैं वो बने ही झूठ के लिए हुए हैं, उनके काम ही झूठ बोलना है, उनके ऊपर नहीं लगेगा। लेकिन हम में से कोई आम बंदा कर ले, और तो आम बंदा, और हमारे साथ तो यूं होता है इस मुल्क के अंदर कि आप लोगों को पहले पकड़ा जाता है, पहले डिफेम किया जाता है, आपके घर बार को तोड़ दिया जाता है, आपके जो है वो आपको मतलब बेइज्जत कर दिया जाता है, उसके बाद आपको अदालत में पेश किया जाता है कि जी ये मुजरिम है, इसके बारे में बताएंगे, इसका हमने रिमांड लेना है। यानी ये हमारे यहाँ कानून है। खैर ये एक वही रिकंस्ट्रक्टिविस्ट की सोच थी जो बता रहा हूँ, मायूस नहीं करना चाहता। लेकिन आप ये देख लें कि हमारे यहाँ ये निज़ाम है, और अटानोमस मोरालिटी हमारे यहाँ तो वो रूल अब्सोल्यूट वाली बात ही अटानोमस मोरालिटी है जो बहस से थोपी जाती है, जो रियासत के मालिक कहते हैं वैसे ही होता है। चिल्ड्रन रिकॉग्नाइज देयर इज नो एब्सोल्यूट राइट एंड राइट आर रॉन्ग, कोई अब्सोल्यूट राइट और रॉन्ग नहीं है, हमें इंटेंशन को देखना होगा कि अगर बच्चा जो है वो अगर कोई बंदा अपनी इंटेंशन से गलती नहीं की तो उसको माफ कर देना चाहिए। इज दिस कंक्रीट एंड फॉर्मल स्टेज ऑफ चाइल्ड, ये बड़ी कंक्रीट और फॉर्मल स्टेज है। इमीडिएट जस्टिस नॉट इम्पो, ये इमीडिएट जस्टिस की बात नहीं करते भाई, कहते हैं कि थोड़ा सब्र कर लो। जैसे इस्लाम कहता है ना कि अगर आप गुनाह करते हो, अगर आप नेकी करते हो तो फरिश्ता फौरी तौर पे नेकी लिख लेता है, और अगर आप गुनाह करते हो तो फरिश्ता इंतजार करता है, हो सकता है बंदा तौबा कर ले। तो ये भी यहाँ पे भी ऐसा ही है कि इमिनेंट जस्टिस नहीं है भाई, हो सकता है कि वो अपनी गलती से रजू कर ले, हो सकता है कि गलती उससे अनइंटेंशनली हुई हो, तो हमें उसको फौरी जस्टिस नहीं करना, फौरी जजा सजा का काम हमें नहीं करना चाहिए। ये एक इंटरनल मैटर है, हमारी अपनी खुद से हमारी मॉरल वैल्यूज जनरेट होती हैं। पनिशमेंट इज नॉट नेसेसरी, वो कहता है जरूरी नहीं कि हर काम में सजा दी जाए। फील फ्रीडम, आज़ादी होनी चाहिए। रूल्स आर मेड फॉर ह्यूमैनिटी, रूल्स इंसानों के लिए बने हुए हैं। इंटेंशन बेस है, हमारी अपनी इंटेंशन के ऊपर है। इसकी मिसाल देता हूँ, एक बच्चा है, उसने ना एक बंदा है, उसने ट्रे के अंदर गिलास रखे हुए हैं, बोतलों की बोतल डाली हुई है, कोल्ड ड्रिंक डाली हुई है, वो आके मेहमानों को सर्व करने के लिए आया है, तो वो जो है वो गिर गया यकदम, और उसके गिरने से उसके 6 के 6 गिलास जो है वो टूट जाते हैं। एक बच्चा देख रहा है, एक बंदा देख रहा है उसको। जो बच्चा है वो कहता है कि इसने 6 गिलास तोड़े हैं, इसको सजा मिलनी चाहिए। जो बंदा वो कहता है कि यार इस बंदे की गलती नहीं है, ये बेचारा उस चीज से ठोकर लगी है और इसके से गिर गया है, इसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। जो ऑटोनोमस वाला है वो कहेगा यार सजा नहीं मिलनी चाहिए, इस बंदे की गलती है इसे और जो बच्चा है वो कहेगा इसने 6 गिलास तोड़े हैं, इट मीन 6 गिलास तोड़ने की सजा, एक गिलास तोड़ने की सजा इतनी है, तो 6 की इतनी भी इसको सजा दे दो। ठीक है। इसी तरह एक बंदे की जो है वो एक गिलास टूटता है और एक से 6 गिलास टूटते हैं, तो वो बच्चा कहेगा जिससे एक टूटा है सजा उसको कम दे, और जिसके पास 6 गिलास टूटे हैं उसको सजा ज्यादा दे। हालांकि जिसने एक तोड़ा है उसने खुद जानबूझ के जमीन पे मारा है, तो और जिसने 6 तोड़े हैं उससे टूट गए हैं। अब जो ऑटोनोमस वाले हैं वो तो कहेंगे यार जिसने 6 तोड़े हैं लेकिन खुद से उसकी जानबूझ के नहीं तोड़े, ऐसे बंदे को जो है जो जानबूझ के नहीं तोड़ा, इसको हमने इमीडिएट जस्टिस नहीं देना। लेकिन जिसने एक तोड़ा है लेकिन जानबूझ के तोड़ा, उसको हमने जस्टिस देना है। बात की समझ आ गई सबको? जीन प्याजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की 2 बातें, अटानमस हेटानमस, सबको समझ आ गई है? इसके बाद हम आते हैं मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कोहलबर्ग की। कोहलबर्ग की थ्योरी से को बताने से पहले एक स्टोरी सुनाता हूं आपकी। एक ना हाइंस, इसको एक ना स्टोरी है कि एक बंदा था, हाइंस उसका नाम था। वो ना उसकी बीवी बीमार हो जाती है, और उसकी बीवी जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है। जो वहां पे डॉक्टर होता है ना, ये केमिस्ट कहते हैं, जो मेडिकल स्टोर वाले को केमिस्ट भी बोलते हैं, या इसको आसान लफ्जों में वो कहता है, डॉक्टर एक पर्ची लिख के देता है कि जाओ ये दवाइयाँ फौरी तौर पे लेके आओ, अदरवाइज तुम्हारी बीवी के बचने के चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है, ये इंजेक्शन ये मेडिसिन फौरी तौर पे लेके आओ। वो अपना नुस्खा दुकान पे लेके जाता है, दुकान वाला कहता है कि इसके 4,000 रुपए लगेंगे।
अब उसको इधर उसकी बेगम की जान अटकी हुई है, इधर उसको दवाइयां लेने के लिए उसके पास 4,000, उसके पास पैसे ही नहीं है। अब वो क्या करे, उससे कहता है कि यार दवाई दे दे, मैं बाद में पैसे, वो कहता है नहीं दवाई के पैसे अभी देने होंगे। तो ऐसे में वो बंदा दवाई को चोरी कर लेता है। क्या कर लेता है, दवाई को चोरी कर लेता है और जाता है और अपनी बीवी की जान बचाता है। यहां तक स्टोरी की समझ आ गई ना, कि दवाई चोरी करके अपनी बीवी की जान बचाई है। अब मेरे पास 3 एज के बच्चे बैठे हैं, यानी एक बच्चा मेरे पास बैठा है जिसकी उम्र 10 साल से कम है, एक 10 से 15 साल लगा ले, एक बच्चा 15 से ऊपर है। मैं पहले बच्चे से पूछता हूँ, बताओ यार ये जो इसने दवाई चोरी की है ना, ये इसने अच्छा काम किया है? दूसरे से पूछता तू बता, तीसरे से पूछता तू बता। पहले वाला कहता है कि नहीं यार इसने सही नहीं किया, इसको सजा मिलनी चाहिए, इस बंदे ने दवाई चोरी की है। दूसरा कहता है यार इसने काम तो ठीक किया है, यानी इसको सजा मिलनी चाहिए, इसने गलत किया है, लेकिन अब उसके पास और चारा नहीं था, उसने दवाई चोरी कर ली है, तो ठीक है उसको दवाई चोरी कर ली है, लेकिन उसे उसे सजा जो है वो मिलनी चाहिए, पर उसने ये काम अपनी मजबूरी की बुनियाद पे किया है, वो ठीक है। तीसरा बंदा कहता है यार कि उसने ये काम ठीक किया है, उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो क्या करता, वो मरने देता, तो वो उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, उसने बिल्कुल ठीक किया। सबको मेरी बात की समझ आ रही है ना? 3 तरह के बच्चे मुख्तलिफ राय दे रहे हैं अपनी। यहां तक एक स्टोरी थी जो आपने याद कर लेनी है, इसको हम बाद में जोड़ते हैं। बेसिकली मोरालिटी ये होता है, राइट एंड रॉन्ग की बात करते हैं, ये इसको छोड़ दो। कोहलबर्ग ने दी थी, 1927 में पैदा हुआ, 1987 के अंदर फौत हुआ। हार्वर्ड सेंटर के अंदर काम करता था, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के अंदर प्रोफेसर था, और इसने सुइसाइड की थी। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी देने वाले ने खुद क्या की थी, सुइसाइड की थी। सुइसाइड करने वाले यार लोग कितने अपनी जिंदगी से तंग होते होंगे, यानी अपने अंदर कितना स्ट्रेस होता होगा उन बंदों के, कि अपने जो है ना 6 फुट के जिस्म को नहीं संभाल सकते और वो जहर ले लेते हैं, मर जाते हैं। ये जिंदगी के इंतहाई बुज़दिल लोग होते हैं, खुदकशी करने वाले, जो सुसाइड करने वाले हैं, ये इंतहाई बुज़दिल लोग होते हैं। मसाइल जिंदगी में हर एक के साथ हैं। अब आप क्लास ले रहे हैं, 10 बंदे रात के इस टाइम पे जाग रहे हैं 10 बजे, और बैठे हुए हैं, हर चीज छोड़ के सोने को दिल कर रहा होगा। कुछ परेशानियां कहीं पे हैं ना, कुछ ख्वाहिशात हैं, कुछ परेशानियां हैं, या हर एक की जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ मसाइल चल रहे होंगे, लेकिन आप जी रहे हैं ना उनके साथ, लड़ रहे हैं ना उन मसाइल के साथ, सबर किए हुए हैं ना। हल तो आसान, हल तो यही है कि आप मर जाओ। स्विट्जरलैंड में पढ़ रहा था कि वो उन्होंने वो प्रॉपर, क्योंकि वहां सुइसाइड इन इलाकों में बहुत होती है, और वो उन्होंने इन आसान तरीन जान देने का तरीका है, नहीं अगर बिजली हो, आग हो, ये सारे बड़े महंगे तरीके, तकलीफ के तरीके हैं, उन्होंने प्रॉपर लिखा कि पीसफुल मौत जो है ना लेने के लिए यहाँ पे तशरीफ लाएं, कि आपको यानी कम से कम तकलीफ होगी खुदकशी की। यानी वो लोग अपना कितना तंग फिर रहे होते हैं। तो बहरहाल अपना आपको बहादुर बनाए, हालात से लड़, और जब जब आपके ऊपर हालात टफ है ना, इसका मतलब है कि हालात अच्छे आने वाले हैं। जब जब कुछ हो रहा है ना, इसका मतलब है तब तक आप ग्रो कर रहे हैं। जिस बंदे की जिंदगी के अंदर सुकून आ गया है ना, और वो समय उसके अंदर कोई परेशानियां नहीं है, इसका मतलब वो डिक्लाइन में जा रहा है। और जिसकी जिंदगी के अंदर परेशानियां हैं और वो लड़ रहा है और वो जिंदा है उन परेशानियों के अंदर, इसका मतलब है कि वो बंदा कुछ ना कुछ कर रहा है। तो कभी भी परेशानियों से घबराना नहीं है, परेशानियों से लड़ना है। मसाइल हमेशा नई लर्निंग करवाते हैं, मसाइल से खुश हुआ करें। अच्छा, ये थ्योरी पर्पस क्या है, मॉरल रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, ये हाइम ड्रामा की स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई है वो वाली हो गई। ये सवाल उससे पूछे गए, मैंने पहले आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, ये हो गया। अच्छा, ये मोरल इश्यूज के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मोरल डायलेमा, मोरल रीजनिंग की बात की है। मोरल डायलेमा आपको पता है कि जब हमारे ऐसी सिचुएशन हो कि मैं क्या करूँ, समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, आप मोरल रीजनिंग जब आप कोई काम कर लें, बाद में उसके ऊपर लॉजिक दें, वो रीजनिंग हो जाता है। इसने 72 स्टूडेंट के ऊपर, मेल स्टूडेंट 72 मेल स्टूडेंट से, बॉयज से इसने डाटा लिया था। यानी जो सवाल जो थी ना, 3, ये ये मुख्तलिफ उम्र के बच्चों से, उसने 72 बच्चों से जो है ना डाटा लिया था। और 72 बच्चों के डाटे के बाद जो है ना वो उसे जो स्टडी, जो नतीजे मिले थे, उसकी बुनियाद पर उसने थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के 3 लेवल हैं। कितने? 3 लेवल हैं, और 4 इस थ्योरी के, 6 इस थ्योरी के स्टेजेस हैं। 3 लेवल, 4 स्टेजेस। 3 लेवल कौन? पहला है प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा कन्वेंशनल लेवल, तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पहले 0 से लेके 10 साल तक प्री कन्वेंशनल, 10 साल से लेके जो है वो 14 साल तक कहीं पे एडोलसेंस एज, 18 साल तक, 19 साल तक, और 19 साल से लेके जो है वो बुढ़े होने तक जो एज है, वो कौन सी है हमारी?
पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है। अब देखते हैं जो हर लेवल है ना उसके आगे दो दो स्टेजेस हैं। प्री कन्वेंशनल के अंदर दो स्टेजेस कौन सी आती हैं? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन। ये मैं बाद में आपको एक एक समझा देता हूँ, ठीक है, अभी परेशान नहीं हो। गुड बॉय, नाइस गर्ल, लीगल ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यूनिवर्सल एथिकल। यानी हर लेवल के कितने स्टेजेस हैं? दो। हर लेवल के कितने स्टेजेस हैं? दो। टोटल 6 स्टेजेस हो गए और 3 लेवल हो गए। अब आते हैं आगे। पहली जो होती है ना वो होती है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। छोटा बच्चा आपके घर के अंदर जो कि 4 से लेके 10 साल तक का है, उसकी सारी मोरल वैल्यूज मोरलिटीज जो हैं वो बाहर से होंगी। यानी बच्चा या ओबीडियंट होगा या पनिशमेंट यानी बच्चा जो काम करेगा ना या किसी डर खौफ की वजह से कर रहा होगा, ठीक है, यानी वो कोई बात मान रहा है, ओबीडियंट है तो किसी खौफ की वजह से है, और पनिशमेंट की वजह से वो कोई काम कर रहा है, ठीक है। यानी बच्चे की जो इस एज के अंदर मोरालिटी होती है ना वो अपनी नहीं होती, बल्कि वो बाहर से थोपी होती है। बच्चे को खुद समझ नहीं होती कि मेरे लिए अच्छा है बुरा क्या है। दूसरी स्टेज है पर्सनल रिवार्ड एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन। छोटे बच्चे को मैं कहता हूँ बेटा वहां रोड पे जाओ और फला चीज लेके आओ, वो नहीं आता। लेकिन मैं उसे कहता हूँ बेटा ये 50 रुपए की चीज लेके आओ और 10 रुपए में आप अपनी चीज भी ले लेना, बच्चा भाग के जाता है। यानी वो गिव एंड टेक वाली बात है। अगर मुझे कुछ दोगे तो मैं आपके लिए कुछ करूंगा, ठीक है, आप मुझे फीस देंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये चीजें यानी यहाँ पे रिवार्ड एंड पनिशमेंट, इसका मतलब है कि वो वाली रिवार्ड एंड पनिशमेंट स्टेज के ऊपर है कि कुछ मुझे फायदा होगा तो आपको फायदा होगा। माई एटीट्यूड विल ऑलवेज बी बेस्ड ऑन हाउ यू ट्रीट मी। मेरा एटीट्यूड हमेशा जो है वो इस चीज पे बेस्ड होता है आप मेरे साथ कैसे, तुसी चंगा करे सो तो मैं चंगा करे सा, तुसी मेरे साथ भेड़ा करे सो तो मैं थोड़े नाल भेड़ा करे सा। फिर तीसरी जो हमारे पास स्टेज है वो है गुड बॉय नाइस गर्ल। कुछ बच्चों को ना अच्छा बनने की बहुत आदत होती है। मतलब है कि देखे ना, ये 12 साल 13 साल से लेके 19 साल ये आइडेंटिटी की एज भी है, सेल्फ आइडेंटिटी। बच्चे को ना अब पहचान चाहिए होती है कि यार मतलब ना ये मेरे प्रिंसिपल की बड़ी जबरदस्त आदत है, उसकी अच्छी सिफ्तों में एक सिफ्त है, वो तारीफ बहुत करता है जो अच्छा काम करे। अच्छा, अब ऐसे में वो कहता है यार यार ये कमाल आदमी है, यार यार ये बहुत जबरदस्त आदमी, यार आपने बहुत अच्छा काम किया है। अब ऐसी जब गुफ्तगू हो यानी ये तारीफ हो, उस तारीफ की बुनियाद पे मैं काम कर रहा हूँ, यार या मुझे ना या कहते हैं यार ये लड़की फलां की बेटी बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छी खाना बनाती है। अब वो इसकी बुनियाद पे नाइस गर्ल इस लफ्ज को सुनने के लिए और लोगों से ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए, अपने आप अपना कद कहीं ऊंचा करवाने के लिए वो जो मेहनत करती है, अप्रूवल लेते किसी की अल्फाज से, किसी की अप्रिसिएशन से, किसी की अप्रूवल से, किसी की सर्टिफिकेट मिलने की वजह पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको सनद मिलेगी। इस बुनियाद पे कोई अगर जो है वो अच्छा बनता है तो ये वाला गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन तीसरी स्टेज हो जाएगी। चौथी है लॉ ओरिएंटेशन। मैं इस स्टेज के ऊपर हूँ कि मैं लॉ से बहुत डरता हूँ। यानी मैं अब घर से निकला हूँ तो मैंने निकलते साथ मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, मेरे पास कापी भी बाइक की है, या कार पे निकलूं मेरे पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस और उसके अलावा मैंने हेलमेट पहनना है, मैंने सीट बेल्ट लगाना है। अब मुझे डर लगता है कि मैं मतलब कोई काम कर रहा हूँ तो मैं पुलिस वालों से लॉ से डर के कर रहा होता हूँ कि कहीं मेरे ऊपर फाइन ना हो जाए, ठीक है। यानी रूल्स की बुनियाद पे हम काम कर रहे थे कि रूल्स को ब्रेक नहीं करना। पांचवी स्टेज है सोशल कंट्रैक्ट ओरिएंटेशन। मैं ना अपने मफादात को अपने अजीज रखता हूँ कि यार ये जो है ना फलां रूल बनाया गया, मैं इस रूल को नहीं मानता, ये रूल ठीक नहीं है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि मैं तो ऐसी ड्यूटी करके आऊँ फिर दोबारा ड्यूटी लगा दी है, फिर मैं ये नहीं कर सकता। तो अब मतलब कि जो चीज़ ना जिस किसी सिस्टम को बदलना, रूल्स को चेंज करने की कोशिश करना, भाई ऐसा नहीं हो सकता, जिस दिन मैं इतना काम करूंगा उस दिन मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं इधर से ये भी करूंगा वो भी करूँ। यानी यहाँ पे इफ लॉ डज नॉट, लॉ काम नहीं करता लॉ छोड़ दीजिए, लॉ को बदलना चाहिए इतना भी नहीं है, यानी लॉ को इंडिविजुअल फायदे के लिए तब्दील कर देना चाहिए। लास्ट है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल कि वी शुड डू फास्ट बेस्ट फॉर ह्यूमैनिटी नो मैटर व्हाट द डिफिकल्ट वर्क है। हमें ह्यूमैनिटी के लिए बेस्ट काम करना चाहिए चाहे काम जितना भी मुश्किल हो। तो यानी कि ये लोग लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, ये अपने मफादात को नहीं देखते, ये कौमों के मफादात को देखते हैं। नेल्सन मंडेला कालों की हकूक के लिए निकला, नहीं परवाह की, 27 साल जेल में रहा, 27 साल जेल से निकल के बाहर आया और अपने हकूक की जंग लड़ते आखिरकार जीत गया। इमरान खान है, इसी तरह ये कायद आजम है। देखिए वो इस पाकिस्तान बनाने के लिए वो जो है वो बंदा अनथक उसने मेहनत की। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट जो है ना वो ये किया था कैरोल गिलीगान, ये इसकी शागिर्द भी थी। इसने क्रिटिसिज्म किया था कि भाई एक तो डाटा इसने मेल से लिया था,
फीमेल से नहीं लिया था, बल्कि फीमेल ज़्यादा केयरिंग होती है। अगर फीमेल से डाटा लेते तो ये अदाद शुमार मुख्तलिफ होते। दूसरे का ये बायोट सैंपल है, बात मेल से लिया फीमेल से लिया ही नहीं, तो इट मीन कि ये बायोट है, ये यूनिवर्सल थ्योरी नहीं है और इसको तमाम कल्चर के ऊपर अप्लाई नहीं किया जा सकता। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, बड़ी ख्याली दुनिया है, बहुत सी चीज़ें ख्याली नहीं भी होती। जब हकीकत में हमने सोशल कंट्रैक्ट करना होता है तो बड़ा मुश्किल होती है हमें। मेजोरिटी कॉग्निशन आल्सो, ये दिमाग का इसके अंदर ताल्लुक ही कोई है, इस थ्योरी के अंदर दिमाग को कहीं इन्वॉल्व ही नहीं किया, हालांकि साइकोलॉजी की थ्योरी है। लास्ट बात ये सोशल, आप लोगों ने बाद में सवाल पूछना था तो अभी शामिल कर दिया है। तो सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी और जो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल क्या फ़र्क है? जब हम पर्सनल फ़ायदे के लिए, अपनी ज़ात के फ़ायदे के लिए, किसी इंडिविजुअल के फ़ायदे के लिए काम कर रहे होते हैं तो वो सोशल कंट्रैक्ट होता है। और जब हम यूनिवर्सल सभी के लिए, पूरे डिपार्टमेंट के लिए हम किसी हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं तो वो वाले जो है वो यूनिवर्सल हो जाएगा। इसके लिए मोरल रीजनिंग, कॉपरेशन, डायलेमा, रीजनिंग, ये सारी बातें मैंने आपको वहाँ पढ़ाई है पिछली जो है वो टॉपिक में, वही आपने कर लेनी है। ये कुछ सवाल मैंने दिए हुए हैं प्रैक्टिस से, या आप खुद प्रैक्टिस इनको कर लीजिएगा, ठीक है? एनी क्वेश्चन आपका, कोई क्वेश्चन अब तक इन दोनों टॉपिक के अंदर? जी, कोई सवाल है आपका? ओके, इसका नोट शेयर कर देता हूँ। वीडियो ना मैं मुझे 10 बजे याद दिला दिया करें, ठीक है? वैसे यूट्यूब के ऊपर 10 बजे अपलोड हो जाती है वीडियो। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनके पास ना तो खुद ब खुद वीडियो आ जाती होगी। जिन्होंने नहीं किया हुआ तो उनके लिए है कि वो इस ग्रुप के अंदर आ जाएगा, तो बहरहाल वो भी कर लें, कोई नहीं है, नुकसान नहीं होगा, आपके पैसे पूसे नहीं लगेंगे आपके। तो ये जो है वो मुझे याद करवा दिया करें, मैं 10 बजे जो है वो आपकी तरफ शेयर कर दिया करूँगा लिंक, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़।